राम राम जी सारा ना, उम्मीद है कि आप सब होंगे ठीक ठाक। तो स्वागत है आपका एक और नए ब्लॉग में। रात में मैं ब्लॉग एंड नहीं कर पाई क्योंकि नीचे प्रोग्राम चल रहा था और मैं आकर सो गई थी। मेरा बहुत ज़्यादा सिर दुखा था, मेरी आँखें तभी मेरा पाटता होगा, मैं रोने भी लगी थी भाई। फिर इन दीदी ने मेरे तक गोली दी है ना दीदी, अच्छी थी ना आपकी टेबलेट, सच में उससे सही हो गया था पता भाई। मन रात में आई थी 1 या 2 बजे नींद आई थी भाई, मतलब इतना सिर दुखा था ना, मैं इतना ज़्यादा रोने लगी थी। मेरा नहीं उड़ा के होया जी। हाँ इन्होंने मेरे को मैंने बोल दी थी कुछ दवा दे दो, मतलब मैं रो रही थी। इन्होंने बोला क्या हुआ, तो ईब जाना भाई, मतलब मेरा मूड तो है नहीं, बट ईब तो पूरा फंस रहे हैं तो जाना ही पड़ेगा, नहीं तो मेरा सिर दुखा कि मैं सोती रहूँ। तो नीचे ब्रेकफास्ट में के कुछ हफ्ता जाकर दिखाऊँ, और आँखें देखो जमा सूझ रही हैं, तो चलो ब्रेकफास्ट दिखाऊँगी। सब तो लेट हो रही हूँ और ईब हम करेंगे ब्रेकफास्ट। मेरा ब्रेकफास्ट चाहिए हो क्योंकि मेरा कुछ मन ना था। और ये तैयार होकर बैठे हैं भाई। दीदी हेलो करो, देखो भाई सारे कितने सुंदर बन रहे हैं बस। और रुचि की फ़ोन में लाग रही है भाई, मेरा निशा के फ़ोन में देख अपने हस्बैंड से बात करती होगी, जो अकेला छोड़ कर आ रही है अपने हस्बैंड ने हेलो बोलो, हाय करो। और भाई बाकी सब के सब पूरे ब्रेकफास्ट करने लग रहे हैं और मैं भी कर लूँ ब्रेकफास्ट जल्दी जल्दी, उसके बाद देखेंगे कि जाएंगे या जो भी कुछ है। हम जा रहे हैं, सब लोग बैठ चुके हैं। कल मैं जल्दी बैठ गई थी तो आज मैं बोली लेट बैठूंगी मैं, कल हमने बहुत वेट किया। और सर गुड मॉर्निंग, ये हमारे एपीओ साहब, गुड मॉर्निंग सर। हाँ ओए छोटे टोपी दे अपनी, ये भाई टोपी नहीं दे रहा, बड़ा बदमाश लड़का ये देखो आप। और इसका भैया कहाँ जा रहे हैं आज आप, अभी आप चलेंगे? अच्छा अभी ना वहीं जा रहे हैं ना सीधा, चलो ठीक है। तो चलो भाई चलते हैं। ऐसे सब बैठ चुके हैं, अपने अपने प्रस्थान कर चुके हैं, ये देख लो आप, सब रेडी हो रहे हैं भाई। और आई मम्मा, ये देखो भाई जलपरी मैम भी बैठे हैं सब एक तो एक बढ़ कर बैठे हैं। हम जान लग रहे हैं कॉलेज जेल में, जित अपने वीर जवान रहा करते। और ये देखो भीड़ आप अच्छे से, वो भी आगे वीडियो बनाऊँ, मैं पीछे वीडियो बनाऊँ, ऐसे ही होता है। चलो भाई जाना देखेंगे कुछ होगा। अब आप आ गए हैं सेलुलर जेल, जिसने काला पानी क्या करा है। और जो अपने वीर जो आज़ादी के टाइम पर जिन्होंने जो दुख सहा था ना, वो आज मैं आपको दिखाऊंगी कितना डिफ़िकल्ट है या जो भी है। तो तो ये है मेन, तो आप बाहर से देख सकते हो इस टाइप की है। और भीतर जो कुछ है वो मैं आपसे अंदर जाकर दिखाऊंगी और बताऊंगी। आपने जो जेल है ना, ये 1906 में बनी थी और आपने फिर अंग्रेजा ने या ना इस तरीके से बनवाई थी कि वो एक दूसरे तक कैदी बात भी नहीं कर सकते। तो वो जो भी कुछ है वो मैं अपने अंदर जाकर ज़रूर दिखाऊंगी। और मतलब उस टाइम पर नहीं सोचो कि कितना डिफ़िकल्ट था, जो अपने वीर थे जो आज़ाद भी हो गए, जो बेचारे शहीद हो गए हैं। बाकी ये देख लो यार, ये आग जलती रहती है क्या यहाँ पे, ये देख लो भाई। अरे भाई दीदी लो, मैं पीछे जाऊँ भाई साहब, आओ मम्मी। तो भाई उरे उनकी ये जो भी हुआ करती है भैया है, वो अपन अच्छे से डिटेल में बताओगा तो आप सुनियो, क्योंकि फ़र्ज बना अगर अपन जिस जगह पहुँच नहीं सकते ना उसके बारे में आप कम से कम जानकारी ले में। तो अपने मतलब उन्होंने वीरा ने इतना दुख सा है तो अपना हक बना है कि अपन उनके बारे में बेरा हुआ है। और उराई पाछ है ना खुद ने अजीब सानू मतलब होया कर ना, कुछ भी समझ लो वो होने लग रहा है। देखो आप, बाकी मैं अपने बाहर तो दिखाऊँ हूँ, भीतर का जितना कुछ है वो मैं अंदर जा जाकर अपने दिखाऊंगी। जितने भी आप लोहे का गेट देखेंगे, जैसे बाहर जो भी ग्रिल लगाई है, ये सब जो है बर्मा से लाया गया। ब्रिक्स जो है फ्रीडम फाइटर के द्वारा यहीं पे बनवाया गया था, नेवी पे, डंडस पॉइंट, ऐसे छोटे छोटे आइलैंड में, जहाँ पे रेड कलर का मड मिलता है, लाल कलर का मिलता है। बैक साइड में जो बिल्डिंग आपको दिख रहा है, ये भी जेल का एक पार्ट था। इसको जो है एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक बोलते हैं। उस समय जितने भी अंग्रेज अफसर है रहने के लिए इसी ब्लॉक को यूज करते। ऊपर का सेक्शन में लोग रहते थे और नीचे पूरा गोडाउन मेंटेन किया गया था। इनका खाने पीने का सामान यहीं पे स्टोर करते थे। अभी गवर्नमेंट ने इसको एग्जीबिशन बना दिया है, जो लौटते वक्त भी आप लोग देख सकते हैं। साइड पे देखेंगे यहाँ पे 2 जोत जल रहा है, पहला थोड़ा सा आगे में दूसरा। ये दोनों जो है स्वतंत्र जोत है, उन शहीदों की याद में जलाया गया, जो कि 24 आवर्स यानी कि 24 घंटे जलता है, गैस के साथ में कनेक्टेड है,
महीने में 48 सिलेंडर लगता है, जो आईओसी द्वारा गिफ्टेड किया गया इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन द्वारा। इसके लिए 24 सिलेंडर, इसके लिए 24 सिलेंडर। और जो व्हाइट रंग का प्लेटफॉर्म आपको दिख रहा है लास्ट में एक पिलर, उस समय यहाँ पे हॉस्पिटल हुआ है, वो हॉस्पिटल अब रहा नहीं, पूरा टूट चुका है। उसके जगह पे मार्टियस कॉलम बनाया गया। इस जेल में जो लोग शहीद हुए उन सभी को श्रद्धांजलि देने के लिए एक स्मारक है। इसका 1985 में ज्ञानी जेल सिंह ने उठाया। रात को आप लोग शो देख चुके कि देखेंगे? देखेंगे। शो आप लोग इसी चेयर पे बैठ के देखेंगे तो आपको इस पीपल ट्री के बारे में बताया जाए, जिसमें नंबर लिखा हुआ 53। ये जो पीपल का पेड़ आपको दिख रहा है, ये 100 साल से पुराना पीपल का पेड़, काफी बड़ा और बहुत घना पेड़ था। 28 जून 98 में यहाँ पे मूसलाधार बरसात और तूफान के कारण ये पेड़ पूरा जड़ समेत गिर चुका है। तो इसकी टहनी वगैरह काट के सेम ट्री को सेम प्लेस पे दोबारा गाड़ा गया है। गवर्नमेंट ने इसके ऊपर 3.25 लाख का खर्चा उठाया, क्योंकि रात को शो में एक रियल विटनेस है, मुख्य साक्षी है पीपल का पेड़। ये पेड़ ही आपको सब कुछ बताया। तो अभी तक मैंने आप लोगों को जेल के बारे में कुछ भी एक्सप्लेन नहीं किया, मैं सिर्फ आपको स्टार्टिंग पार्ट बता रहा हूँ। तो जो भी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ आप लोग को समझ में आ रहा है? सुनाई दे रहा है? तो देखिएगा, मेरा नाम फारूक है, मैं ही आपके साथ में गाइड रहूंगा। एज ए गाइड में यहाँ पे 27 साल से काम कर रहा हूँ, 27 ईयर। जैसा कि अंदर में मॉडल पे रखा गया है, बीच में भी देख सकते हैं जो सेंटर पार्ट आपको दिख रहा है, वो जो है इस जेल का सेंट्रल टावर है, केंद्र मीनार। सारे विंग्स के कनेक्शन जो है बीच में सेंटर पार्ट के साथ में, यानी कि किसी भी गाछ को एक विंग से दूसरे विंग जाना है तो इसके बैक से या फ्रंट से कोई डोर सिस्टम नहीं था। इनको पहले जाना पड़ेगा सेंटर पार्ट में, उसके पास स्टोरी वो दूसरा विंग एंटर कर सकता है। और 7 विंग में इसका टोटल जो है सेल कैपेसिटी, सेल मतलब कोठरी, कमरा, टोटल जो है सेल वो 693 सेल था। सेल का अंदर का डायमेंशन 13/2 एंड 7/2, एक सेल में एक जन पड़ते। सेल के अंदर आपको लेके दिखाया जाएगा, उसमें इंडिविजुअल या सेपरेट कोई टॉयलेट का फैसिलिटीज नहीं था। तो जो भी फ्रीडम फाइटर होते थे, कहा जाता है कि इनको टॉयलेट के लिए डे टाइम में बाहर लेके जाए, लेकिन नाइट टाइम में सेल के अंदर लॉक कर दिया जाए। नेक्स्ट डे मॉर्निंग तक कोई सेल को किसी कारणवश दोबारा नहीं खोला जाए। उस समय सेल के अंदर में छोटा सा एक मड पॉल देते थे, मिट्टी का घड़ा, इसी में इनको टॉयलेट करना पड़ता था और डे टाइम में क्लियर करके सेल के अंदर रखना पड़ता था, यानी कि रात भर इनको टॉयलेट के साथ सोना पड़ता था। इस जेल का जो आर्किटेक्ट था, इनका नाम था मैक्विलियन, फर्स्ट जेलर डेविड पेरी। और एस्टिमेट कॉस्ट जेल को बनाने का टोटल खर्चा 7.25 लाख रुपए लगा था, क्योंकि इनको लेबर कॉस्ट पड़ा ही नहीं। लेबर जो थे फ्रीडम फाइटर, जेल को बनाने के लिए 600 क्रांतिकारियों को काम करवाया गया, बाद में उन्हीं को इस जेल में रखा भी गया। और ये लोग एस्टिमेट लगाए थे कि पूरा जेल को 10 साल में बनाकर कंप्लीट करेंगे, लेकिन जेल को बनने में एक्चुअल 13 साल लगा। 1893 में इसका काम शुरू हुआ, 1906 से पूरा जेल बनकर कंप्लीट हो गया। ये जेल का नाम सोलो जेल इसलिए रखा गया है क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे सेल है, सो मेनी सेल्स के कारण। विंग में मैंने आपको बताया 7 विंग, काउंटिंग किस तरह से था, ये जो दिख रहा है 1 नंबर विंग, इसके बाद 2, 3, 4, 5, 6, 7, यानी कि स्टार्टिंग की एंडिंग। लेकिन 7 विंग में अभी आप लोग देख पाओगे सिर्फ 3 विंग को, ये 1 नंबर, 7 नंबर, इसके बैक साइड में 6 नंबर जो टॉप में जाने पर आपको, बाकी के 4 विंग यानी कि 2, 3, 4, 5 पूरा डैमेज हो चुका है। डैमेज होने का रीजन 41 में यहाँ पे मेजर अर्थक्वेक और 42 से लेकर 45 यहाँ पे जापानी पीरियड, उस समय सेकेंड वर्ल्ड वॉर। तो कहा जाता है कि काफी सारे बम इसके बैक साइड में गिरे, जिसके कारण विंग्स डैमेज हो गए। कुछ विंग डेंजर पार्ट में था, कभी भी टूट के गिर सकता है। तो यहाँ के गवर्नमेंट ने इसके बैक साइड के सारे विंग्स को क्लियर करके यहाँ के लोगों के लिए एक हॉस्पिटल बना दिया, जिसका नाम जीबी पंत यानी कि गोविंद वल्लभ पंत जी के नाम से रखा गया हॉस्पिटल है। ऊपर जाएंगे पीछे आपको हॉस्पिटल नजर आए। और विंग को कैसे बना के देखिए, 1 नंबर का मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ। ये इसका बैक पोर्शन आपको दिख रहा है, वेंटिलेशन रोशनदान जो है 9 फीट की हाइट को बनाएंगे। विंग नंबर 7, ये इसका फ्रंट पोर्शन, यहाँ पे जो भी लोग रहेंगे देख नहीं सकता था आगे वाला विंग में कौन रहा, बल्कि हर विंग को फ्रंट एंड बैक बनाएंगे। और हर 2 विंग्स के बीच में जो लाल रंग का शेड आपको दिख रहा है, ये जो है वॉकशेड है, कार्यस्थल जहाँ पे फ्रीडम फाइटर्स को टॉर्चर करते थे। किस तरह का टॉर्चर, कुछ ओरिजिनल कुछ मॉडल रखा गया जिसका ब्रीफिंग आपको वहीं पे किया जाए। और यहाँ पे दो छोटा बिल्डिंग आपको दिख रहा है, फर्स्ट एंड सेकंड। पहला जो है स्टोर है, दूसरा जो है किचन, यानी कि विंग नंबर 7 में जो भी लोग रहेंगे उनको यहीं पे काम करवाया जाएगा, यहीं पे खाना बांटा जाएगा। इस जेल में सबसे ज्यादा फ्रीडम फाइटर जो थे बंगाल के थे, उसके बाद पंजाब, महाराष्ट्र, आसाम, इनका नाम लिखा गया है। नेम लिस्ट आप लोग सेंटर पार्ट में देख सकते हैं। और विंग नंबर 7 में सबसे ऊपर में जो आखिरी कमरा आपको दिख रहा है, विंग नंबर 7 है, सेल नंबर 123, 123। ये सेल जो है विनायक दामोदर सावरकर जी के, महाराष्ट्र के रहने वाले थे, नासिक कॉन्फ्रेंस केस में लाया गया था। सावरकर जी को टोटल 50 साल का सजा मिला, उसमें से 10 साल सावरकर जी इस जेल में काटे। इन्हीं का नाम से यहाँ का एयरपोर्ट का नाम रखा गया है, वीर सावरकर एयरपोर्ट, जिस एयरपोर्ट में आप लोग आए। इनके बारे में डिटेल एक्सप्लेन थोड़ा सा आगे किया जाए। और अंडमान का नाम आप लोगों ने सुन के काला पानी, कुछ लोग जेल का नाम भी सुने,
तो यहाँ पानी का कलर काला ऐसा कुछ भी नहीं। इसका एक्चुअल नेम काला पानी नहीं था, इसका एक्चुअल नेम था काल पानी। काल जो है संस्कृत में एक शब्द है जिसका अर्थ है मृत्यु यानी कि डेथ। यहाँ पे जिनको भी लेके आते थे वो सोचते थे कि हमारा आखिरी सफर है, यहाँ से जीवित लौट के नहीं जा सकेंगे, डेथ से रिलेशन। देखने को चारों तरफ पानी, क्योंकि आइलैंड है, तो इसका एक्चुअल नेम था काल पानी, समय चलते हो गया काला पानी। अभी पहला स्पॉट मैं लेके चलूंगा आप लोग को फांसीगढ़, उसके बाद वर्कशॉप, फिर अंदर आपको सेल दिखाया जाएगा। फोटोग्राफी के लिए ध्यान में रखिएगा, जिस रास्ते से आप लोग अंदर जाएंगे यहीं से लौट कर वापस आना है। मेरा एक्सप्लेन एक्जैक्टली 30 से 40 मिनट्स का रहेगा, जो सेंटर पार्ट में खत्म हो जाए, तो लौटते वक्त आप लोग फोटोग्राफी करके आ सकते हैं। क्योंकि मैं एक्सप्लेन करने के टाइम आप फोटो लेने रुका तो एक्सप्लेन छूट जाएगा, बीच में ज्वाइन करेंगे समझ कुछ नहीं है। तो पहले ध्यान से जेल को पूरा घूम लीजिए। बाहर जाने के लिए कॉर्नर पे एक छोटा सा डोर है, जहाँ पे पीने का पानी, वॉशरूम है, एग्जिट वो कॉर्नर से है। तो यहाँ तक मैंने आप लोगों को जो भी एक्सप्लेन किया सभी लोगों को समझ में आए। एक्सप्लेन स्पीड होता तो बोल सकते हो, आपके साथ जाई मैं ही रहूँ। तो पहला स्पॉट चलेंगे फांसी का। एक मिनट, इसके अंदर इसके अंदर नहीं जाना, वो तो दिखा रखा है यार, इसके अंदर जा आप लोग आगे हो जाइएगा, थोड़ा सा आगे। एक बार मैं देखा हूँ अंदर जाके। दीदी मैं जाऊँ ना तो यही खड़े रहा, मुझे डर लग रहा है। देखो भाई, यहाँ देखो जेल, हाँ यह थी भाई। हाँ जाओ अंदर देखो। तो देखिएगा, अभी हमारा पहला स्पॉट जो है फांसीगढ़। इस फांसीगढ़ के बारे में एक्सप्लेन किया जाए तो इस फांसीगढ़ में कितने लोगों को फांसी दिया गया ये बताना बहुत मुश्किल है, क्योंकि 42 से लेकर 45 यहाँ पे जापानी पीरियड में जापानियों ने मैक्सिमम रिकॉर्ड को डिस्ट्रॉय कर दी। तो अभी एग्जैक्टली हमारे पास कोई प्रमाण नहीं है कि कितने लोगों को फांसी दिया गया। फांसीगढ़ के बारे में बताया जाए तो उस समय इसमें कोई भी शेड वगैरह कुछ नहीं था। ऊपर का जो छत आपको दिख रहा है, साइड का वॉल, ये व्हाइट रंग का वॉल, ये सब रिसेंटली बनाया गया है। ये ओपन गैलोस था, यानी कि खुला फांसी है। अगर किसी को भी फांसी दिया जाए तो फ्रीडम फाइटर सेल से खड़ा होकर देख सकते हैं। एक समय में एक साथ 3 लोगों को फांसी देने के हिसाब से बनाएंगे। जब डोर के सामने जाकर आप लोग खड़े होंगे तो इसमें जो रस्सा देखेंगे रोप, ये नया लगाया गया। उस समय का ओरिजिनल ऊपर का बीम है, नीचे का प्लेटफॉर्म एंड लेफ्ट हैंड साइड लीवर। जैसे ये लोग लीवर को खींचेंगे, तीनों प्लेटफॉर्म एक ही साथ नीचे की तरफ खुलेगा। इनका बॉडी है, रस्सा खोलने पर बॉडी नीचे गिरेगा, साइड से अंडरग्राउंड, जहां से 2 गार्ड्स डेड बॉडी को बाहर निकाल सके, और पीछे में एक छोटा सा लोहा का डोर। और जब रस्सा देखेंगे तो ध्यान से देखिएगा, सेंटर वाले रोप में एक लोहे का रिंग लगाया गया। कहा जाता है कि इस लोहे का रिंग को इस प्रकार से सेट करते थे, जैसे लीवर खींचता था प्लेटफॉर्म खुलता था, वो जो है स्पाइनल कोड तोड़ने का काम करता था, जिससे इंसानों का जल्द से जल्द हो जाए। और बैक साइड में जो कंपाउंड वॉल आपको दिख रहा है, ये इस जेल का ओरिजिनल कंपाउंड वॉल। आपने देखा जेल को काफी बड़ा बनाया, लेकिन इसका कंपाउंड वॉल बहुत छोटा। उसका रीजन क्या बोले से, यहाँ का जो फर्स्ट जेलर था डेविड बैरी, उसको कंफर्म था कि ये जेल से कूद के कोई नहीं भाग सकता, क्योंकि भाग के जाएगा तो कहाँ जाएगा, जंगल में जाएंगे तो आदिवासी यानी कि ट्राइबल पीपल मार देंगे। यहाँ से चेन्नई 1190 किलोमीटर, आज के टाइम के बड़े बड़े जहाज को भी 4 दिन लगते हैं, तो स्विमिंग करने का सवाल ही पैदा नहीं। तो फांसीगढ़ में मैंने बताया बीम, प्लेटफॉर्म एंड लीवर ओरिजिनल है, लोहे का रिंग सेंटर वाले रोड में देख सकते हो। देखने के बाद बैक साइड की डोर से बाहर आएंगे। भाई मेरा क्या है, मतलब कुछ हिसाब मेरा वो है कोने की भाई तुम देखो या व्यू का, बट अगर आप देश खातर कुछ नहीं कर पाए तो कम से कम जिन्होंने कराया है उन खातर उनके बारे में अपन बेरा होना चाहिए। दीदी कितना उन्होंने दर्द झेला है, सच्चाई है ये, है ना। मतलब मेरे सच मासमान हो रहे हैं दीदी, मतलब आप कितने जल्दी तक घूमने लग रहे हैं। और उन्होंने सोचो जेल बनाई, कितनी मेहनत करी है ना, वही तो ये सब वो बताऊंगे भाई आके। और मेरे तो रोंगटे से खड़े होने लग रहे हैं सच में, बहुत डिफिकल्ट था जो भी था। हमारा पहला स्पॉट जो था वो था फांसीगढ़। अभी आप लोग सेकंड स्पॉट में खड़े हैं। ये जो है वर्कशॉप है, कार्यस्थल। यहीं पे फ्रीडम फाइटर्स को लाके टॉर्चर करते थे। उस समय इसमें शेड नहीं था, ओपन था, सिर्फ ब्रिक्स का एक छोटा सा वॉल, यानी इसी तरह धूप में गर्मी में लाके इनको काम करा। जैसे आप लोगों ने इसके अंदर एंटर किया, पहला जो ऑयल मिल आप लोगों ने देखा, जिसे हिंदी में कोल्लू कहा जाता है, तेल निकालने का मशीन, वो हैंड मशीन उस समय का ओरिजिनल। उस समय इसके अंदर काफी सारे ऑयल मिल को लगाए जाते थे, बाकी सारे डैमेज हो गए, एक ही बचाओ। ये मॉडल आप लोग को समझाने के लिए रखा है। तो यहाँ पे पहला पनिशमेंट देखेंगे, इसे कहा जाता है काउ पॉनिंग। काउ पॉनिंग मतलब एक इंसान को नारियल का छिलका को छीलना पड़ता था, एक रफ लकड़ी के इंस्ट्रूमेंट देते थे, जिसे सुबह से लेकर शाम तक इसे कूटना पड़ता था। कूट कर इसके रेसे को निकाल कर ये लोग रस्सा बनाते थे। नारियल का छिलका से आज भी रस्सा बनता है। इतना रफ लकड़ी के इंस्ट्रूमेंट होता था, जिसे कूटते वक्त इनके हाथ में पूरा छाला यानी कि पूरा हाथ कस के निकल जाता था।
और रस्सा का क्रॉस बन इस मशीन से इसे घुमाया जाए तो ऑल्टरनेट एक का ऑपोजिट दूसरा घूमेगा, ऐसे घुमा के रस्से के क्रॉस बना देते। ये मशीन भी ओरिजिनल। उसके बाद जो नारियल होता था इसको तोड़कर ये लोग धूप में सुखाते थे। ड्राई कोकोनट सूखा नारियल जिसको बोलते हैं कोपरा, वो इस ऑयल मिल के अंदर में डाला जाता है। इसके बाद में आप लोग देखेंगे लोहे के काफी सारे वेट्स लगाए गए। वेट लगाने का रीजन ये है कि इसके अंदर जो कोकोनट डालता था वो क्रश होकर उसका तेल अच्छी तरह से निकल सके, और इनको घुमाने के लिए बहुत तकलीफ होता था। घुमाने के टाइम जहां पे भी इनका कदम रुकता था या थोड़ा आराम करने के लिए सोचता था, इसके पीछे एक वाटर लगा रहता था हंटर मारने के लिए। जैसे गांव चित्र में कोलू का बैल कहा जाता है, उसी तरह इंसानों से काम कराते थे। एक दिन में एक इंसान को 30 पाउंड कोकोनट, 10 पाउंड मस्टर्ड ऑयल पर डे 40 पाउंड तेल निकालना पड़ता है। 40 पाउंड मतलब तकरीबन 18 किलो के आसपास। पॉसिबल नहीं। काम को पूरा नहीं कर पाया या काम करने से इनकार करेगा, उनको अगला पनिशमेंट। नेक्स्ट पनिशमेंट में भी ऐसी डिस्टेंस मेंटेन करेंगे, सभी लोग देख पाएंगे। क्लोज नहीं हो रहा है, थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करेगा। क्लोज नहीं हो रहा है, थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करेंगे। आप लोग यहाँ तक आ सकते हैं, थोड़ा सा पीछे रहेगा। राउंड बना के खड़े ऐसे आगे सभी लोग आराम से देख सकेंगे, जितना बड़ा बनेगा। राउंड कर लीजिए। राउंड आप इधर आ जाओ ना, इधर थोड़ा सा पीछे हो जाइए और थोड़ा। और यहाँ पे देखेंगे इसे जो है प्लगिंग फ्रेम कहा जाता है। फ्रेम ओरिजिनल है। ये उन फ्रीडम फाइटर के साथ में जिनको भी यहाँ पे काम दिया गया, हर दिन का टास्क होता था, जैसे नारियल का छिलका से रस्सा बनाने का काम या तेल निकालने का काम। जो भी काम का कोटा को अगर पूरा नहीं कर पाया, काम करने से इनकार करता है, तो उनको बाहर लेके के सबके सामने खुलेआम में मारते थे। मारते वक्त सिस्टम ऐसा होता था कि फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रीडम फाइटर्स को टोटली नेकेड किया जाता, शरीर से पूरे कपड़े निकाल दिए जाते थे। उसके बाद इनके हैंड्स, वेस्ट एंड लेग्स तीनों चीज को लॉक किया जाता। एक कपड़ा लेते थे, उसे एंटीसेप्टिक लोशन से भिगोया जाता था, जहां पे व्हाइट मार्किंग किया गया यहां बांधते थे बटक्स में। और मारते वक्त कहा जाता है कि शरीर पे किसी जगह नहीं, टारगेट एक ही जगह का होता था कि मैक्सिमम बेत इनका बटक्स में लगना चाहिए, जहां पे व्हाइट मार्किंग किया गया। यहाँ बेत मारने का रीजन ये है कि यहाँ पे बेत मारा जाए, इंसान का डेथ नहीं होगा पर इनको तकलीफ बहुत ज्यादा हो। जैसे काम करने के दौरान थक कर कहीं बैठना चाहे बैठ नहीं सकता था, बैक पोर्शन में घाव, रात को सो नहीं पाता था, इवन दो टॉयलेट भी नहीं जा सकता। जैसे टॉयलेट जाएगा स्किन स्ट्रेच होगा, दोबारा मार्क हो जाए। यहाँ का फ्लक्स बहुत सॉफ्ट होता है, यहाँ का घाव जल्दी सूखता नहीं। और यहाँ पे अगर घाव ज्यादा गहरा हो जाए तो यहाँ पे स्टिचिंग भी नहीं कर सकते, क्योंकि स्टिच किया जाए तो टॉयलेट वगैरह में स्टिच रीओपन हो जाए। और इसको जो मारने वाला होता है वो इंडियन होता है। इस जेल में खाली फ्रीडम फाइटर नहीं, कुछ कर्नल्स को भी लाया गया था, चोर, डकैत, खूनी ये लोग। इनमें जिनका टर्म्स अच्छा, उनको बॉर्डर का पोस्ट स्ट्रिक्टली ऑर्डर थी, जब एक बेत मारो, बेत निकालो तो स्किन समेत कपड़ा निकल के आ जाना चाहिए। अगर नहीं निकला तो सेम पनिशमेंट इसको। यानी कि इंडियंस ही इंडियंस को मारता था, थोड़ा सॉफ्टनेस ना बरते बल्कि इतना स्ट्रिक्टली ऑर्डर। नॉर्मली फ्रीडम फाइटर 7 से 10 बेत खाने के दौरान अपना होश खो देता था। साथ में एक डॉक्टर होता था, पूरा मेडिकली चेकअप करके दोबारा होश में लेके आके 20 से लेकर 30 बेत यानी कि 20 to 30 टाइम्स एक ही जगह पे हिट किया जाता है। ये यहाँ का सबसे ज्यादा टफ पनिशमेंट है। इसके बाद नेक्स्ट सेक्शन में आएंगे।